Good morning students, Assalamualaikum. This is chemistry class. We are studying chapter number 5, physical states of matter, and today's topic is evaporation or vaporization. So students, हमने मैटर के बारे में पढ़ा था. मैटर की तीन टिपिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. गैस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. आज हम उसकी स्टेट जो है लिक्विड के बारे में सीखेंगे. लिक्विड क्या है और लिक्विड क्या है. तो स्टूडेंट्स, लिक्विड की अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक कंटेनर है और जिसमें हमारे पास ये लिक्विड के इसमें हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं. अब लिक्विड्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले लिक्विड में जो बात आती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में देखिए स्पेसेस तो हैं, लेकिन स्पेसेस ना होने के बराबर नेग्लिजिबल है. इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं और इसी वजह से इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं. यूँ कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इस वजह से इनके दरमियान में अट्रैक्शंस ज़्यादा पाई जाती हैं और स्पेसेस कम होती हैं. पहली बात लिक्विड के बारे में ये है. दूसरी बात जो अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इस पर ग्रेटली इफेक्ट करेंगी. क्या करेंगी? ग्रेटली इफेक्ट करेंगी. अब हम इसकी शेप भी देख लीजिए. शेप की बात करें तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालें उसी शेप में खुद को अरेंज कर लेता है. अगर आप किसी वेसल में डाल दें वेसल की तरह हो जाएगा, बॉटल में तो बॉटल की तरह हो जाएगा, और अगर आप उसे किसी भी कंटेनर में सॉसर में डाल दें, सॉसर कप में है तो कप की शेप को जो है वो खुद को अरेंज कर लेगा. लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड का जो होता है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम सपोज की अगर बात करते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर, जिसमें जो 1 लीटर है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है. अब जो 1 लीटर है अगर आप जग में डालें, बॉटल में डालें, किसी भी दूसरे कंटेनर में आप उसे जब आप डालेंगे तो 1 लीटर ही देगा, वो उससे वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होगी. तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ. आज का टॉपिक हमारा वेपरेशन या वेपराइजेशन क्या होती है. अगर हम वेपरेशन की बात करें, वेपरेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू अ गैस. कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू अ गैस एट ऑल टेम्परेचर. सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करें तो यूं कह सकते हैं कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना ऑल टेम्परेचर जो हमारे पास है वो वेपरेशन कहलाता है. लेकिन ऑल टेम्परेचर की बात भी ठीक है, लेकिन हमें इसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. टेम्परेचर रिक्वायर्ड इसलिए होता है, हम आज जब वेपरेशन करते हैं तो वेपरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंडोथर्मिक, एंडो इनसाइड, थर्मिक हीट. ऐसे प्रोसेस या ऐसे रिएक्शंस जिन्हें अगर होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्मली वेपरेशन के लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत होती है. ये ऑल टेम्परेचर पे भी होता है, लेकिन ये सारे लिक्विड्स के लिए नहीं है. आपको कुछ लिक्विड्स को वेपरेट करवाने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एंडोथर्मिक का मैंने आपको मतलब बताया. ऐसे प्रोसेस या ऐसे रिएक्शन जिनको अगर होने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़े, ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू अ गैस कैसे होती है. सपोज कर लें हमारे पास एक कंटेनर है. अब ये कंटेनर में सारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जिनमें स्पेसेस बहुत कम है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं. अब क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो ये बहुत कम मोशन करते हैं. बहुत कम मोशन होने की वजह से ये एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे कोलाइड करते हैं और इनकी जो स्पेसेस हैं वो भी बहुत कम होती हैं. लेकिन जो सबसे खास बात है, इन सब मॉलिक्यूल्स की मोशन बहुत कम होती है, इस वजह से इन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती. हम इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन. अगर हम दरमियान वाले की बात करें तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ना कम ना ज़्यादा. और अगर इससे जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती
होती है वो बिलो एवरेज होती है, एवरेज से कम होती है। और जिसके जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी एनर्जी जो होती है वो एवरेज से ज़्यादा हो सकती है, हम कह सकते हैं अबव एवरेज, एवरेज से ज़्यादा होती है। अब इवेपोरेशन के लिए मैंने बोला है एंडोथर्मिक प्रोसेस से जब आप इसे हीट करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ती है, आपस में थोड़ी तेजी से कोलाइड करते हैं, इस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये क्या करते हैं, ये इन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी शिफ्ट करते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले बिलो एवरेज है, अब यूं समझ लें कि हीट होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज हो जाती है। अब इनकी ऑलरेडी एवरेज है, इनकी एवरेज से अबव एवरेज हो जाती है, और जब ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको ट्रांसफर करते हैं कोलिजन्स की वजह से अपनी काइनेटिक एनर्जी, तो इनकी एनर्जी अबव एवरेज से भी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यूँ कह सकते हैं कि लिक्विड जो होता है वो गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारे पास वेपरेशन। वेपरेशन होती कैसे मैंने आपको बताया है। ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जितनी कम होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जितनी ज़्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगी उतनी कम होगी। ये चीज़ों के इनवर्स रिलेशन होता है। अब क्योंकि स्पेसेस बहुत कम है, ये ना होने के बाद नेग्लिजिबल, इसकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, अब वो फोर्सेस की वजह से मोशन बहुत कम हो रहा है। लेकिन जब हम इसे हीट करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी दरमियान वालों को शिफ्ट करेंगे, यूँ कहेंगे कि एवरेज वाले मॉलिक्यूल्स को, और ये अपनी एनर्जी जब अबव एवरेज वालों को करेंगे तो ये लिक्विड की सरफेस को ब्रेक करके यहाँ से वेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। और ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ इवेपोरेशन का तरीका ये है कि इवेपोरेशन मॉलिक्यूल्स की होती कैसे है। इवेपोरेशन के साथ एक और प्रोसेस हम पढ़ते होते हैं, वो होता है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो होता है वो इवेपोरेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। अभी हमने क्या बोला है, इवेपोरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू अ गैस, और जो कंडेंसेशन होती है वो होता है कन्वर्जन ऑफ गैस टू अ लिक्विड। ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट प्रोसेस है। कंडेंसेशन हमारे पास, इवेपोरेशन क्या था हमारे पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो कंडेंसेशन हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसे प्रोसेस जब वो होते हैं तो उनके अंदर से हीट बहुत होती है, हीट निकलती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। ये हमने इसको सिंपलीफाई भी कर लिया कि इवेपोरेशन होती कैसे है, इसका तरीकाकार क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन डिपेंड किस पे करती है, क्या इवेपोरेशन पूरी प्रोसेस है कि नहीं। इवेपोरेशन आमतौर पर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जिससे मैंने बोला आपको कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो हर टेम्परेचर पे इवेपोरेट करते हैं, लेकिन बहुत से लिक्विड ऐसे भी हैं जो हर टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं करते, उनको इवेपोरेट कराने के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अब इवेपोरेशन क्या कूलिंग प्रोसेस है कि नहीं है, वेरी सिंपल। इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप अपने हाथ पे, अपनी पाम पे, यहाँ पे हथेली पे एसीटोन या ईथर या रेडोवर्सन कहते हैं, अगर आप उसको रख लें, अब होगा ये कि वो ऑयल टेम्परेचर पे आपकी जो बॉडी हीट है, सराउंडिंग हीट भी है, तो यहाँ से इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा। अब जो इवेपोरेट करेगा तो अपने साथ हीट को भी इवेपोरेट कर लेगा। क्या करेगा, हीट को भी इवेपोरेट कर लेगा। जब हीट को भी इवेपोरेट करेगा तो क्योंकि हमने ये सीखा था कि जो लोअर वाले मॉलिक्यूल्स थे उनकी जो थी काइनेटिक एनर्जी पहले बहुत ज्यादा कम थी। अब क्योंकि ये वहां से इवेपोरेट होना शुरू हो गया तो इनकी जो होगी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। तो ये अपनी एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा, अपने सराउंडिंग से हीट ऑब्जॉर्ब करेगा। जब हीट ऑब्जॉर्ब करेगा तो यूं कह सकते हैं कि आपके हाथ के वो हिस्सा जहां पर ये एसीटोन होगा वहां से वो हीट को भी ऑब्जॉर्ब करेगा। जब हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा तो उसे इवेपोरेट कर लेगा, तो आपको हथेली का वो हिस्सा जहां पर एसीटोन होगा वो आपको ठंडा फील होगा। तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस भी होता है। अब हम देख लेते हैं ये इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो तीन फैक्टर है इवेपोरेशन के लिए जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया और इवेपोरेशन में डायरेक्ट रिलेशन है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया जितना कम होगा इवेपोरेशन उतनी कम होगी। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया कि गीले कपड़ों को फैला दिया जाए तो जल्दी खुश्क हो जाते हैं, और इस वजह से एक इसी तरह अगर इकट्ठा करके रख दिया जाए तो देर से ड्राई होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आपने फैला दिया तो उस क्लोथ का उस पीस ऑफ क्लोथ का जो है वो एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन जल्दी होती है और जल्दी ड्राई हो जाता है एज कम्पेयर टू द क्लोथ जिसे आपने फैलाया नहीं है, उसी तरह अगर रखा हुआ है तो उसका सरफेस एरिया कम है, तो वो सरफेस एरिया कम होने की वजह से इवेपोरेशन भी कम होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरह अगर आप हमें कहीं जाने की जल्दी है और हम चाय पी रहे हैं तो हम क्या करते हैं, चाय को सॉसर में डालकर जल्दी से ठंडा कर लेते हैं और जल्दी से पीकर अपना काम खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें और पहुँचना होता है। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो कप का सरफेस एरिया इतना होगा, अब जो सॉसर है उसका सरफेस एरिया इतना होता है। अब जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, और जिसका सरफेस एरिया कम होगा वहाँ पर इवेपोरेशन भी कम होगी। सेकेंड वन होता है जिसका फैक्टर वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में मैं 2 दफ़ा आपको बता चुका हूँ। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जितना कम होगा इवेपोरेशन उतनी कम होगी। इवेपोरेशन जो है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। और थर्ड वन है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें भी इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। अगर तो लिक्विड्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन कम होगी। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो फोर्सेस है स्ट्रेंथ है वो वीक है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ये भी इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम, और अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रेंथ कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट ये था आज हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा इवेपोरेशन क्या है और इवेपोरेशन किस तरह कूलिंग प्रोसेस है, और इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।